Is that rabies vaccination mandatory when we're exposed to any dog or any domestic animal like cows or any rat? So today our topic of discussion is about rabies vaccination and dog bite and other mammal bite. So if the question arises, कोई अनवैक्सीनेटेड डॉग से एक्सपोज हो रहे हैं तो क्या वैक्सीनेशन लेना मैंडेटरी है? एंड द आंसर इज अ बिग नो. तो देयर आर 3 कैटेगरी अकॉर्डिंग टू WHO फॉर द वैक्सीनेशन गाइडलाइन. तो फर्स्ट कैटेगरी इज if any lead to the unbroken skin or any skin contact, like in case of feeding the pet animal. Okay, in this case we only suggest about the washing of that area with soap and water for 10 to 15 minutes and sutures are contraindicated. क्योंकि अगर sutures डाल दिया तो उस जगह वैसे भी इंजरी हो जाना है और उसके बाद रैबिस वायरस जो है वो स्किन के थ्रू चला जाएगा हमारे नर्व्स में. और फिर कैटेगरी 2 में अगर कोई एब्रेजन या फिर कोई नॉर्मल स्क्रैचेस वगैरह आ रहे हैं कोई डोमेस्टिक एनिमल या फिर कोई स्ट्रे डॉग या फिर सोप वाटर से तो वॉश करना ही है 10 to 15 मिनट्स के लिए और उसके बाद वैक्सीनेशन लेना है रैबिस वैक्सीनेशन. और उसके बाद अब आ गया है कैटेगरी 3. तो इनके सब कैटेगरी 3 इसमें हम लोग का जो रहेगा अगर कोई डॉग बाइट है यानी लीक्स और स्क्रैचेस लीड टू ब्लीडिंग और या फिर टच ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन कंडीशन अगर आएगा तो वो कैटेगरी 3 में आ जाएगा. और उसके लिए हम लोग का सॉप वाटर से नॉर्मल वॉश और उसके बाद वैक्सीनेशन और उसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन मैंडेटरी है. अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा एनिमल बाइट के केसेस में हम लोगों को ये सब फॉलो करना पड़ेगा. लाइक इसमें सारे वर्टिब्रेट मैमल्स आ जाते हैं एक्सेप्ट, ये याद रखिएगा, एक्सेप्ट रैट बाइट. इन केस ऑफ रैट बाइट नो नीड ऑफ एनी रैबिस वैक्सीनेशन. इसीलिए अगर कोई पेशेंट रैट बाइट का आता है तो हम लोग उसको रैबिस वैक्सीनेशन के लिए सजेस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ टीटी और नॉर्मल ओन मैनेजमेंट करके उसको छोड़ देते हैं. तो रैबिस ट्रांसमिशन के लिए और भी रूट्स हैं, लाइक एरोसोल ट्रांसमिशन हो सकता है या फिर बैट का जो केव्स और ड्रूपिंग्स वहां पे अगर कोई टच वच हो गया तो वो भी हो सकता है. तो ये सब अदर मोड्स है जिससे रैबिस वायरस हम लोग का ट्रांसमिट हो सकता है. अभी जो वायरस है जो रैबिस करता है उसका नाम क्या होगा? उसका नाम रैबिस वायरस तो है ही पर वो बिलोंग करता है लाइसा वायरस टाइप 1 फैमिली को. तो ये एक बुलेट सेप का वायरस रहता है जो न्यूरोजेनिक होता है. वो स्किन के थ्रू, मतलब अगर कोई बाइट है या फिर कोई लीक है ऐसा कुछ तो स्किन के थ्रू वो नर्व्स में चला जाता है और नर्व्स के थ्रू वो चला जाता है ब्रेन को. एक बार ब्रेन में चला गया तो फिर सिम्टम्स सारे क्लिनिकल सिम्टम्स आ जाएंगे और पेशेंट की डेथ 100% हो सकती है. ये रैबिस जो डिजीज है वो 100% फैटल है. ओके, कैन इट ट्रांसमिट थ्रू ट्रांसप्लांटेशन? द आंसर इज यस, इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रांसप्लांटेशन बट ओनली इन केस ऑफ कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन. और बाकी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है उसमें अभी तक कुछ ऐसे केसेस नहीं फाउंड हुए हैं. हम लोग का इंडियन में 2 रेजिमेंट फॉलो होता है, एक है एसएन को बोलते हैं IM वाला रेजिमेंट और एक है मॉडिफाइड थायराइड क्रॉस रेजिमेंट जो है ID वाला रेजिमेंट. ये जो IM वाला रेजिमेंट है उसका रहता है शेड्यूल हम लोग का 5 1 1 1 1 1 ऑन डे 0, डे 3, डे 7, डे 14 एंड डे 28. और उसका रहता है किसी IM लेना है और डेल्टा रीजन में लेना है. और अभी जो ID रेजिमेंट है हम लोगों का उसमें हम लोग का रहता है डे 0, डे 3 और डे 7, डे 14 इसमें नहीं होता है और उसके बाद डायरेक्टली डे 28 में रहता है. और इसमें 2 साइड्स में लेना है, बोथ साइड्स एबव द जॉइंट, बट हम लोग मोस्टली लेते हैं सब आर्म्स का. ये हो गई हम लोग का पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जिसको बोलते हैं. जो प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन शेड्यूल रहता है वो किन लोगों को लेना होता है? जैसे कोई वेटनरी डॉक्टर हो गया कि मतलब कोई डॉग हैंडलर हो गया, ऐसा कोई मतलब जो रिस्क ग्रुप है उन केस में हम लोग का रिकमेंड करते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस. और उसमें रहता है 3 डोजेस ऑन डे 0, ऑन डे 7 और ऑन डे 28. प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस. तो जो री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस रहता है वो रहता है जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस पेशेंट्स हैं उन लोगों का अगर फिर से कोई एक्सपोजर हो गया और उनका टाइम पीरियड वैक्सीनेशन का एक्सपायर हो चुका है तो उस केस में क्या क्या डोजेस रहेंगे? उसमें 2 डोजेस रहेंगे, लाइक डे 0 और डे 3. जो रैबिस इम्यूनोग्लोबुलिन है उसका डोजेस क्या क्या है और उसका टाइप्स क्या क्या है? तो वो सिर्फ कैटेगरी 3 पेशेंट को रेकमेंड किया जाता है. 2 टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन, एक हो गया ह्यूमनाइज्ड इम्यूनोग्लोबुलिन और एक है इक्विन इम्यूनोग्लोबुलिन. तो जो ह्यूमन रैबिस इम्यूनोग्लोबुलिन है वो सुपेरियर है देन इक्विन रैबिस इम्यूनोग्लोबुलिन. तो जो डोजेस है हम लोग का अभी ह्यूमन का रहता है 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट और हम लोग का जो इक्विन वाला रहता है उसका डोजेस रहता है 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट. अगर इक्विन से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है तो इसमें एनाफाइलैक्सिस का चांसेस रहते हैं, इसीलिए ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन इज बेटर. रैबिस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो डिफर करता है. अगर स्ट्रीट वायरस हो गया मतलब हम लोग का जो इन्फेक्टेड वाला फॉर्म हो गया उसको बोलते हैं स्ट्रीट वायरस. जो स्ट्रीट वायरस वाला फॉर्म हो गया उसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है फ्रॉम 10 to 20 डेज, मतलब 1 मंथ अराउंड. फिक्स्ड वाला वायरस हो गया मतलब जिसको हम लोग लैब में प्रिपेयर करते हैं फॉर वैक्सीनेशन, उसमें हम लोग का जल्दी इंक्यूबेशन पीरियड आ जाता है अंडर 6 डेज. नॉर्मली रैबिस पेशेंट में क्लिनिकल सिम्टम जब आता है तो मोस्टली हाइड्रोफोबिया हम लोग का रहता है. पोस्टमार्टम फाइंडिंग ब्रेन में मिलता है नेगरी बॉडीज और ये सारे चीज स्ट्रीट वायरस में दिखाएंगे. बट इनके सब फिक्स्ड वायरस जो वैक्सीनेशन के लिए यूज होता है उसमें नहीं शो होगा. ये इंपॉर्टेंट है. तो ये हो गई हम लोग का रैबिस वैक्सीनेशन की बात. तो जिसको डाउट रहता है कि कौन से रैबिस वैक्सीनेशन कौन से केसेस में लेना चाहिए, क्या क्या लेना चाहिए, तो ये सब मैंने बता दिया. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टाटा, बाय बाय.